हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 फरवरी यानी कि आज जो पेपर हुआ था अपर पीसीएस का, उसके जीएस सेकंड को हम लोग देखेंगे। 3 फरवरी को जो पेपर हुआ है, आज के पेपर को बहुत टफ तो नहीं कह सकते, मॉडरेट मॉडरेट टाइप का पेपर है। 2-3 बदलाव पेपर में देखने को मिल रहे हैं, उन बदलावों को देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसकी उम्मीद थोड़ा सा कम थी, वो ये है कि आयोग ने करंट जो है उसके बहुत कम टॉपिक दिए। और करंट का मतलब हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि 1 साल या 2 साल जो है वो करंट के अंतर्गत आता है, लेकिन आयोग ने यहाँ पे 3 साल 4 साल पुराने पुराने मुद्दों को उखाड़ उखाड़ के पूछा है। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ क्या हुई, जो लेवल है एग्ज़ाम का थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो रटा रटाए से पिछले दो में देखेंगे, अगर हम 2016 में और 2022 में देखेंगे तो उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं थे, कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी हल्के थे। इस बार भी वैसे क्वेश्चन हैं बट कम है उनकी संख्या। तीसरी चीज़ ये है कि आयोग ने कुछ नए टर्म्स पूछे हैं, उन टर्म्स का भी हम लोग इसमें जिक्र करेंगे और पूरे उसको समझेंगे। तो मुझे लगता है कि जो पेपर था, ऐसा पेपर नहीं है, नहीं करने लायक पेपर नहीं था, और आसानी से अगर आपने इसमें ठीक ठाक से लिख दिया तो आप 120 तक भी मार सकते हो आराम से। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा तो 120 तक मारना इसमें कोई बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लगती है। थोड़ा सा देखते हैं। पहला, भारत का संविधान संविधानवाद को दृढ़तापूर्वक स्थापित करता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्मली स्टेबलाइज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संविधानवाद, संविधानवाद क्या होता है। मेरे ख्याल में बहुत सारी किताबों में ये कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है। इवन लक्ष्मीकांत को जब आप उठाकर देखोगे, अभी पता नहीं नई वाले में, पता नहीं पुराने वाले में तो नहीं था, तो लक्ष्मीकांत में भी ये टर्म नहीं दिया है कि संविधानवाद क्या होता है, उसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। मेनली इसका मतलब है, संविधानवाद का मतलब है कि ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके अनुसार जो देश है वो संविधान के बनाए गए नियमों के अधीन चलेगा, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा या किसी सामूहिक समूह की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, जो लिखा है उसी के रूल के अनुसार चलेगा। उसी अवधारणा को हम संविधानवाद कहते हैं। क्या भारत का संविधान इसे फुलफिल किया? तो किया है भारतीय संविधान ने। हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 3 तरह के न्याय की बात की गई है, 3 तरह का जस्टिस हम लोग के यहाँ पे बताया गया है। हम लोग के यहाँ पे जो है आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, ईटीसी ईटीसी 2-3 एग्जांपल देते हैं, एक आध दो इसमें अगर हम लोग आर्टिकल लिख देते तो पूरे के पूरे मार्क्स इसमें आ जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अनुच्छेद 19A 1A क्या है। ये थोड़ा सा आप देखोगे पिछले काफ़ी समय से सुर्खियों में है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि भाई एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, एक्सप्रेशन करने की खुद को आज़ादी है कि नहीं है। बहुत सारे मामले अदालत के पास भी गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो था ही। वैसे ही फंडामेंटल राइट तो सभी को पता ही होनी चाहिए। अब जो मेंस देने जा रहा है उसको फंडामेंटल राइट ना पता हो, वो भी 1900 फंडामेंटल राइट ना पता हो, तो फिर तो बहुत बेकार चीज़ होगी ना। तो 1900 फंडामेंटल राइट कहता है कि भाई आपके पास राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, और वो राइट ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप राइटिंग में भी अपने को अभिव्यक्त कर सकते हो, आप कह सकते हो, बोल सकते हो, सोशल मीडिया में लिख सकते हो, आदि आदि चीज़ें। लेकिन उस पर कुछ पाबंदियां भी हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि आप अगर कुछ बोलते हो, किसी के समाज में कुछ खराब संदेश देता है तो उसको रोका जा सकता है, या आप अदालत की अवमानना करते हो तो उसको रोका जा सकता है। हेट स्पीच जो होती है वो आपका एक्सप्रेशन नहीं है। बीच में जो टॉपिक था वो था हेट स्पीच का। हेट स्पीच पे कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी, तो उसी का एक आधार ये भी है, यानी कि 19A भी इसीलिए आपका एग्जाम में आया है। नागरिक चार्टर की सुशासन में भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण की। बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, गवर्नेंस से जाहिर सी बात है यही क्वेश्चन बन सकता था उत्तराखंड में, इससे आगे नहीं बन सकता। नागरिक चार्टर क्या होता है, मतलब लिखे हुए कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार चलना होता है। किसी भी संस्था को, किसी भी गवर्नमेंट को जो होता है इन नियमों के अनुसार चलना होता है, उसे नागरिक चार्टर कहते हैं। सुशासन में यानी कि जो आपका जो मतलब अच्छा शासन करने के लिए आप जनता को सही शासन देना चाहते हैं, तो उसमें इसकी क्या भूमिका है। जाहिर सी बात है, जब सारे नियम लिखे गए होंगे तो जनता के लिए जो आपका गवर्नेंस है वो सही से काम कर पाएगी और सही से इंप्लीमेंट उसका हो सकेगा। आदि आदि चीज़ इसमें आपने लिख ली थी। मिशन शक्ति योजना जो है, ये योजना 2022 की योजना है। ठीक है, अब ये मिशन शक्ति योजना 2022 के बाद यहाँ आ रही है, लगभग 3 साल बाद ये दे दी, तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। अब ऐसा बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल में। अब जिसको नहीं पता होगा तो फिर नहीं पता होगा, पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज 3 साल पुराना मेरे ख्याल में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। मिशन शक्ति जो है महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं और स्त्रियों के उत्थान से संबंधित है, उनके सशक्तिकरण से संबंधित है मिशन शक्ति। आगे आते हैं, तालिबान वाला प्रश्न। ये प्रश्न ने बहुत ही सरप्राइज किया। ठीक है, भारत के लिए क्या महत्व है तालिबान का। आज से 2 साल 3 साल पहले तो चलिए मैं इंपॉर्टेंट मान लेता, लेकिन अचानक से ये क्वेश्चन आ गया, इसका टपकना थोड़ा सा मुश्किल
लग रहा था कि तालिबान शासन के अंतर्गत अफगानिस्तान के वर्तमान परिदृश्य और भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द करेंट सिनेरियो इन अफगानिस्तान अंडर द तालिबान रिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। तो इसके बारे में आपने बताना था, इन तालिबान और भारत के क्या रिश्ते हैं आदि आदि, इनके बारे में बताना था। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन हो गया जो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया ना, ये सोचा नहीं होगा किसी ने, मैंने भी नहीं सोचा था कि ये क्वेश्चन दे देगा। मतलब 2 साल पहले तो इंपॉर्टेंट था लेकिन आज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये आ गया, थोड़ा सा इसने सरप्राइज किया। हम लोग सोच रहे थे कि अमेरिका आएगा, अमेरिका तो मुझे लगता था कि पक्का इस बार आना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सब जगह हो रही थी, बट अमेरिका से क्वेश्चन आपका नहीं आया। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति का परीक्षण कीजिए। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जब वो अपने निर्णय की समीक्षा करने से इनकार कर सकता है। एग्जामाइन द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द ओन जजमेंट्स स्पेसिफिक कंडीशंस व्हेन इट कैन रिफ्यूज टू रिव्यू इट्स डिसीजन। तो कब वो उसको कर सकता है, कब नहीं कर सकता। तो आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ा होगा, मैं इसको पिछले काफ़ी साल से कह रहा हूँ कि ये जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ना, जुडिशियल रिव्यू जो होता है इसको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी ने लगातार आपका 3 साल पूछा है, यूपीएससी ने। जब यूपीएससी 3 साल पूछ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड तो पूछेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जो आता ही है, जो भी बच्चा तैयारी करता होगा उसको पता होगा कि भाई जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है और कोर्ट कैसे रिव्यू करता है, क्या करता है, वो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। मुझे लगा था कैग देगा, इस बार नया कैग बनाया तो कैग का देगा, लेकिन कैग ना देकर क्या दे दिया आपका मानवाधिकार आयोग, यानी कि आपका जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके बारे में उसने दे दिया। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, पीछे की तरफ से सारी बॉडीज दी हैं, तो अगर उतना भी आप लिख दोगे तो काम चल जाएगा। 100 ही शब्द लिखने हैं तो आपने लिख दिए होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। आपको मानवाधिकार आयोग का पता होना चाहिए, चुनाव कमीशन का पता होना चाहिए, वित्त आयोग का पता होना चाहिए, आदि आदि, तो आपको मालूम होना ही चाहिए। अगला, भारत के निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य बताइए। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ऐसा हो गया ना, तो इसने ये क्वेश्चन वैसे, क्योंकि आप जानते हो इस टाइम पे क्या होता है कि जो ये होता है मतलब बटन वाला सिस्टम होता है, इसमें कहा गया कि आप इसको हटा के बैलेट पेपर लेकर आओ, बैलेट पेपर लेके आओ। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इसने निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा, बट इसने बहुत सिंपल पूछ लिया। निर्वाचन आयोग के कार्य, जाहिर सी बात है उसका पहला कार्य तो वही करना है, निर्वाचन ही करवाना है। फिर वो जो पार्टियां हैं उनको चिन्ह देता है, आदि आदि। फिर उसके बाद क्या करता है, वो उसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित करता है। ये सारी चीज़ आप इसमें लिख सकते थे, 100 वर्ड में लिखना है, काफ़ी कुछ था लिखने के लिए। मौलिक कर्तव्य, अब कौन सोच सकता था कि ये आएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज आपका आ जाएगा, बहुत आसान सा। वे परमादेश की रिट के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के आलोक में भाग 4A में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वित करने के उपाय बताइए, कैसे उनका क्रियान्वयन हो सकता है। तो कैसे क्रियान्वयन हो सकता है, उनका क्रियान्वयन कैसे होगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका क्रियान्वयन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा इनोवेटिव टाइप का था। आप इसमें आपने अपने व्यू लिखने थे कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। पहले तो आपने लिखना फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती हैं, आदि आदि थोड़ा सा लिखते। फिर उसके बाद वे कैसे लागू की जा सकती हैं, तो उसमें हम लोग कैसे लागू कर सकते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि हम लोग अवेयरनेस फैलाएं लोगों के अंदर। दूसरी चीज़ यह है कि जो शासन है वो इस स्तर पर काम करे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो। तीसरी चीज़ है कि उसमें पुरस्कार दिया जा सकता है कि भाई आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी निभा रहे हो तो उसके लिए हम आपको पुरस्कृत करेंगे, आदि आदि करके आप 5-6 पॉइंट लिख देते तो काम चल जाता है। ऐसा किताबों में नहीं दिया था, आपको खुद का दिमाग लगाना था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, AI क्या है, ये तो ऐसा क्वेश्चन है सभी जो आजकल AI चल रहा है। पिछली बार 5G आया था, इस बार AI आ गया, टेक्नोलॉजी में रिलेटेड है, सभी ने कर दिया होगा मेरे ख्याल में, कोई बहुत इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। भारत में आर्थिक गणना एवं दशक की जनगणना में विलंब से विकासात्मक नीतियां एवं कार्यक्रमों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंटल policies and the programs due to the delay in the economic census and decennial census in the India। ठीक है, यानी क्या था इसमें, दशक की वृद्धि, ठीक है, तो उसमें आपका आर्थिक गणना और जो दशक की जनगणना है उसमें विलंब होने से क्या क्या दिक्कत होगी, उससे ये दिक्कत होगी। ये भी ऐसा हाइपोथेटिकली देना था कि क्या दिक्कत हो सकती है। पहली दिक्कत ये हो सकती है कि आपके पास डेटा नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा कि भाई कैसे कितने बड़े वर्ग के लिए हमें क्या करना है, हमारे देश में गरीबी क्या है, किस लेवल पर पहुंची, तो सारा डेटा आपका उसी से आता है। तो आपके पास वो डेटा ही नहीं होगा तो फिर आपको मुश्किल होगी कि आपको कितने रिसोर्सेज किसी योजना के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मनरेगा जो है, मनरेगा में काम करने वाले लोग अचानक से 50% बढ़ जाते हैं और आपको ये बात पता नहीं चलती, तो फिर आप क्या करोगे, कैसे उसका एलोकेशन करोगे, कैसे बढ़ाओगे बजट को, आप कैसे सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। थोड़ा सा इसको देख लेना आप लोग। आगे 106वां संविधान संशोधन के प्रावधानों की चर्चा करेंगे। ये आपका 1/3 से है, मतलब महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन हर स्तर पर मिलना चाहिए। पहले पंचायत में मिलता था, अब कहा गया कि भाई लोकसभा राज्यसभा A to Z सब जगह मिलना चाहिए और इसको 15 साल के लिए कर दिया गया है। बहुत ही मतलब ऐसा था कि अभी थोड़ा चर्चा में नहीं था, बट वैसे था, पहले था चर्चा में, अभी वर्तमान समय में नहीं था। तो ये आप लोगों ने किया होगा मेरे ख्याल में, जो गया होगा देने के लिए, इतनी पॉलिटी तो सबने पढ़ी होगी।
प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों की मदद से सामाजिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल जस्टिस विद द हेल्प ऑफ द रिलेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस क्या है, पहले तो सबसे लिखना था आपने सोशल जस्टिस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब क्या है, समाज में सबके लिए लगभग समानता होनी चाहिए, सोशल जस्टिस कहते हैं। इसके अलावा उसके परिप्रेक्ष्य में संविधान में क्या क्या कहा गया है। पहली बात तो यह है कि हमारा जो सोशल जस्टिस है ये टर्म ही आपका संविधान में दिया गया है। उसके अलावा संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हमें सोशल जस्टिस देते हैं। सबसे बड़ी बात तो फंडामेंटल राइट्स में छिपी हुई है आपके। फिर उसके बाद जो है सोशल जस्टिस के लिए गवर्नमेंट को भी दिया गया है, डीपीएसपी जो है गवर्नमेंट को दिए गए हैं, और डीपीएसपी जो है गवर्नमेंट उनके थ्रू क्या करती है, हमारा सोशल जस्टिस करती है। सोशल जस्टिस के अलावा इसके अलावा फिर क्या होता है, फिर इसके अलावा और भी कुछ प्रावधान आप इसमें लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। सोशल जस्टिस आपका यह है कि आप जिस न्यायालय में जाने का आपका अधिकार है, ठीक है, तो ये सारे अधिकार क्या होते हैं, आपको सोशल जस्टिस को वो करते हैं। और इवन आपका ये अधिकार नहीं है, आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते थे। सिंधु जल ट्रीटी ये कैसा है, ये तो बहुत ही करंट टॉपिक पूछ गया है मेरे ख्याल में। कम से कम 1 महीने पहले ये हुआ था, क्या हुआ था, जो यूएस था, यूएस के जिसमें यूएन है, यूएन इसमें मध्यस्थता कर रहा है, तो यूएन ने कहा था कि इसमें भारत का पक्ष सही है और पाकिस्तान का पक्ष सही नहीं है, और भारत क्या करेगा वहाँ पर पाकिस्तान को कुछ नई बांध बनाने से भारत ने रोका था। तो वहाँ से ये क्वेश्चन निकल कर सामने आया है। सिंधु जल संधि 1960 के बारे में भारत की चिंताओं पर लेख लिखिए। जिसने पढ़ा होगा तो किया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर कहाँ से किया होगा। बट अच्छा क्वेश्चन था, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में नहीं था, बट फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन बनता था। आगे, विदेश में भारत के हितों के संवर्धन में भारतीय प्रवासी, ये क्वेश्चन तो खैर मैंने आपको बताया था। ये भारतीय प्रवासी तो मैंने आपसे कहा था कि भाई इसको लिख के ले लो, कहीं भी कैसे भी कुछ कर लेना। 10% था इसका कि भारतीय प्रवासी आएगा, इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। ये क्वेश्चन जो है ना इंडियन डायस्पोरा वाला, ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी। जब उत्तराखंड वाला एग्जाम होगा वहाँ पे भी देखना, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसमें 5 और 6 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, 5-6 के लिए। वहाँ पे देखना कि इंडियन डायस्पोरा वाला कितना इंपॉर्टेंट है। इंडियन डायस्पोरा आपका आएगा पक्का, ठीक है। यहाँ पे आ गया था, जाहिर सी बात है आजकल ये बहुत चल रहा है, मोदी जी बहुत लगे पड़े ना इसके पीछे, इंडियन डायस्पोरा को अटैक कर रहे हैं। उनका कहना है कि विदेशी लोग आएंगे, पैसा लाएंगे और यहाँ पैसा देंगे, ईटीसी ईटीसी वो सब चल रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये क्वेश्चन जो है आपका 2016 यूपीएससी में शायद पूछा गया, 2016-2017 में यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। और इसके अलावा ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था, एमपी पीसीएस का क्वेश्चन था, पीसीएस का था, एमपी पीसीएस का क्वेश्चन था, बिहार पीसीएस का था, बीपीएससी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या था, पर्यावरण विदों के शीघ्र निपटान में सक्षम बनाती है, टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि जो आएगा उम्मीद तो नहीं थी, बट चलिए आ गया, ठीक है। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ चर्चाओं में भी नहीं रहा। कुछ कुछ निर्णय तो उसके हर साल आते हैं, बट ये दे देगा ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर भी आप इसको कर सकते थे, क्योंकि थोड़ा पॉलिटी में इतना तो पता होना चाहिए कि एनजीटी क्या है, हमारे पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं काम करनी है, आदि आदि। ये यहाँ भी इंपॉर्टेंट था और ये आपका वहाँ भी इंपॉर्टेंट था, मतलब आपका एनवायरमेंट में भी इंपॉर्टेंट था। प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये क्या होता है। ये आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग कह रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करती है, इसका गलत इस्तेमाल करती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट ऑफिस डायरेक्टरेट जो था बहुत ज़्यादा ये चर्चाओं में था, ईडी बहुत चर्चाओं में। रोज़ आप समाचार खोलोगे, जैसे आप न्यूज़ पे चलाओगे तो 10 मिनट की न्यूज़ में 3 बार तो शब्द आ ही जाता है ईडी ईडी, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। परिसीमन आयोग के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। जम्मू तथा कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट 2022 की प्रमुख संस्तुतियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया। थोड़ा टफ क्यों हो गया, थोड़ा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। 2022 में जो परिसीमन किया था उसमें जम्मू कश्मीर के में क्या परिसीमन हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के बारे में पूछ दिया। तो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा टफ की तरफ है, ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया ये आपका, जिन बच्चों ने किया हुआ, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो गई होगी। भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति तक कर्तव्य को समझाइए, उनके पद से जुड़ी कोई सीमाएं बताइए। सॉलिसिटर जनरल तो लिख ही दिया होगा, ये पीछे की तरफ आप जाओगे लक्ष्मीकांत में, लक्ष्मीकांत पढ़ते होगे या परीक्षावाणी पढ़ते होगे, बौद्धिक प्रकाशन वाली, वहाँ पे भी आप पीछे की तरफ जाओगे तो उसमें सारा दिया हुआ है, ठीक है। अगला, देश भर में आम नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मूल सेवाओं के विकास संबंधित भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसको भी मैं टफ की श्रेणी में रहूंगा। क्यों टफ हो गया इस क्वेश्चन, ये इसलिए टफ हो गया, इसकी लैंग्वेज देखो आप, ठीक है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक। जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मूल सेवाएं क्या होती हैं, ठीक है। ये नेशनल बेसिक सर्विसेज, व्हाट इज द नेशनल बेसिक सर्विसेज? नेशनल बेसिक सर्विसेज आर दोज टाइप ऑफ essential services which are necessary for the survival of the citizen or the betterment of the citizen, for because we just want to enhance their lifestyle, we just want to enhance their economic and their social status. So
जो सेवाएं हैं वो सेवाएं ऐसी सेवाएं जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं, भले ही वो आपका हेल्थ के सेक्टर में हो, भले ही वो आपका सोशल सेक्टर में हो या अलग अलग सेक्टर में हो, इकोनॉमिक सेक्टर में हो, जो इन्हांस करती हैं लाइफस्टाइल को सिटीजन्स के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक नेशनल बेसिक सर्विसेज कहते हैं। बेसिक का मतलब तो ये होता है कि इसेंशियल जरूरतें आपकी पूरी करता हो, बट अब इसेंशियल जरूरतें क्या हैं उसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कोई भी ऐसी सर्विस जो आपकी लाइफ को, जीवन के स्तर को, लाइफ स्टैंडर्ड को जो है थोड़ा सा बढ़ाती है, उसको हम क्या कहेंगे, बेसिक सर्विस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं, 10-5 योजनाएं लिख देते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लिख देते तो काम चल जाता। इसके अलावा आगे आते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, भारत में इस योजना के क्रियान्वयन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, उम्मीद थोड़ा कम थी बट आ गया, चलिए ठीक है। ठीक है, तो पॉलिटी का तो खैर ये मानना पड़ेगा कि पॉलिटी का जो पूरा पेपर आया है ये थोड़ा सा क्या है, इस तरह का पेपर आया है कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। इतना एक्सपेक्ट मैंने भी नहीं किया था। मैंने इसमें जितने क्वेश्चन आपको बताए इसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे बताए हुए हैं, अदरवाइज सारा का सारा अलग ही दिया था। आयुष्मान भारत अभी हाल फिलहाल में इतनी चर्चाओं में नहीं थी बट इसने दे दिया। भारत का कोविड, अब कोविड-19 वाला देखिए, कोविड-19 का आने का मतलब बनता था, कोविड-19 कब था आपका, 2020 में शायद कोविड-19 था, फिर उसके बाद 2021 में थोड़ा बहुत इसकी हलचल थी, आज हो गया आपका 2025, तो ये 4 साल बाद ये खोद के निकाल दिया गया। पुनः एम पॉक्स महामारी की चुनौती से निपटने के उपायों की विवेचना कीजिए कि सफल टीकाकरण रणनीति की पृष्ठभूमि, यानी कि आपको पहले तो इसकी पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए, इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कोविड-19 का भारत ने कैसे प्रबंधन किया था। उसके बाद फिर आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एम पॉक्स के बारे में कि एम पॉक्स क्या है भाई, ये एम पॉक्स का टीकाकरण कैसे होता है। तो दोनों को कोरिलेट किया है। तो इस बार हम लोग एक नई चीज़ देखते हैं कि एक तो भाषा के स्तर पर जो प्रश्न है वो थोड़ा सा जटिल हुए हैं, थोड़ा सा कठिन हुए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उनको लिंक करके दिया जा रहा है। ठीक, डीबीटी जो था ये 2016 या 2017, 2016 या 2017, 2016-17 या 2018, मुझे भी ढंग से याद नहीं है, बट इन 3 ही सालों में कहीं ना कहीं डीबीटी जो था, इकोनॉमिक सर्वे आया था, जो गवर्नमेंट है हमारी, इकोनॉमिक सर्वे आया था, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे में डीबीटी को बहुत उससे उठाया था डीबीटी। और उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे पीसीएस ने डीबीटी को दिया भी था कि डीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे। बट आज ऐसा क्या हुआ कि डीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है आपको थोड़ा बहुत तो पता होता है, बट इसके बारे में, डीबीटी के बारे में बहुत डीप पढ़ा होगा ऐसी उम्मीद मुझे बहुत कम है कि बहुत कम बच्चों ने क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट किया होगा, ढंग से अटैम्प्ट कर पाया होगा। अब डीबीटी का मतलब पता है कि भाई कोई योजना हो रही है तो उस योजना में हम लोगों ने पैसा डाल दिया, ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब क्या पूछा है कि परिवार में महिलाओं की स्थिति कैसे मजबूत होगी, तो जाहिर सी बात है महिला के हाथ में आ रहा है तो वो उसको पैसे को खर्च करेगी। इस कारण से जिसके पास रिसोर्सेस हैं वो आदमी उतना अधिक पावरफुल है। पहली बात तो ये होगी। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, फिर तो वही बात लिखनी पड़ेगी मनगढ़ंत कि भाई इससे क्या होगा, उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो गया तो उसका सोशल स्टेटस अच्छा होगा, सोशल स्टेटस अच्छा होगा तो महिलाएं क्या कर पाएंगी, अपने बच्चों को जो है सही से पढ़ा पाएंगी, पैसा एजुकेशन में जाएगा, नशाखोरी कम होगी, ETC फिर तुक्के मारने आगे को जाकर। ठीक है, आगे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन की सॉफ्ट पावर कूटनीति विश्लेषण। ये क्वेश्चन तो मैंने बताया था, ये क्वेश्चन तो आप लोग को मैंने बहुत ऐसे करके बताया था कि आपको 10 बार बोला था, एक ही वीडियो बनाया था और उसमें 10 बार मैंने बोला था कि भाई चीन पढ़ लेना, चीन पढ़ लेना, CHIN चीन पढ़ लेना। क्यों पढ़ लेना चीन, चीन का इस बार जो था मैंने बताया था, ओबोर जो था, OBOR, ओबोर जो था, ओबोर को 10 साल या 12 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं शायद ओबोर को, तो इसलिए ये आना ही था सॉफ्ट पावर कूटनीति। तो सॉफ्ट पावर कूटनीति क्या है उसको थोड़ा सा आप लोगों ने देखना चाहिए था इसमें। आगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के उद्देश्य और उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपने फिर अपने उद्देश्य और वो डालना था। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन कैसा हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका ये इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन होगी ना थोड़ा सा, वरना कहाँ हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो इसमें आपका होना चाहिए था कि इसके उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य वही हैं कि भाई मिटिगेशन जो है उसको कम करना है, जो आपका ये निकल रही गैसेस निकल रही हैं, गैस ग्रीन हाउस गैसेस जो है इनको कम करना है। और इसके बाद फिर इसमें थोड़ा बहुत जो टेक्निकल चीज़ें थी वो थोड़ा आपने देखनी थी कि पहला इसका कहाँ पे हुआ था, फिर उसमें कहाँ कौन कौन से कन्वेंशन हुए, ETC पेरिस कन्वेंशन। ये थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो था ये इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि एक तो अमेरिका जो है, अमेरिका कहता जा रहा है, अमेरिका कब से कह रहा है, पिछले 10 सालों से कह रहा है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, और अब तो निकल भी गए। ट्रम्प साहब जो आए हैं तो उसके बाद बाहर निकल भी गया। और जो विकसित देश हैं यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका कहना है कि हम लोग ही क्यों पैसा दें, सारा पैसा हमारे ऊपर ही क्यों बोझ पड़े। तो अमेरिका का कहना है कि मेरी इकोनॉमी में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मैं इससे बाहर निकलूंगा। जो पेरिस कन्वेंशन था उसकी वजह से पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है चर्चाओं में बना हुआ था। बट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा थोड़ा सा उम्मीद नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि अब जो थोड़ा सा स्टडी करनी है वो क्या करनी है, डीप स्टडी नहीं करनी है। पहली बात तो ये समझ लो कि डीप स्टडी नहीं करनी है।
डीप स्टडी का मतलब क्या होता है कि एक टॉपिक उठाया उसके अंदर घुस गए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है, अंदर की तरफ खुदाई हमें क्या करनी है, अंदर की तरफ नहीं करनी है खुदाई, हमें क्या करनी है, अगर ये खेत दिया है तो उसमें एक गड्ढा ना खोदते हुए थोड़ा 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 सब जगह खोद दो। ठीक, ऐसे करके पढ़ाई करनी है, यानी कि हमें वर्टिकली पढ़ाई बहुत अंदर तक नहीं करनी है, हमें क्या करनी है, हॉरिजेंटली पढ़ाई करनी है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई करनी है पूरी की पूरी। ठीक, अंदर की तरफ घुस के कोई फायदा नहीं है। अगर मान लो पेरिस वाला ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है आपको अच्छे से आता भी होगा, तब भी क्या करोगे इसमें आप, तब भी 10 में से कितने नंबर ले आओगे, 10 में से 7 ले आओगे, 8 ले आओगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को ये 2 क्वेश्चन आते होंगे हल्के हल्के, तो अगर 5-5 नंबर लाए तब भी हमारे क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन ना। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा सब पढ़ते हुए जाओ, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के पीछे मत भागो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ रहा है, कहीं से भी उठा रहा है। पिछले 4-5 सालों में जितने भी मुद्दे हैं सारे के सारे मुद्दे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें अपना दायरा बढ़ाने की जरूरत है। दायरा मतलब क्या है कि अंदर घुसकर नहीं पढ़ना है, हम लोग को सब चीज़ को टच करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि ऐसी कंडीशन हो कि हर किसी टॉपिक पे 100 शब्द 150 शब्द हम लोग लिख लें। ठीक, तो पेपर अच्छा था, जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल में उनमें 120 के आसपास भी कर सकते हैं। और पहला पेपर भी ऐसा था जिसमें आराम से आप 120 के आसपास पहुंच जाओगे, जिसने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है। मिडिवल हिस्ट्री जिसने छोड़ ही दी होगी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगा मेंस के लिए, तो उसके लिए दिक्कत है, बट जिसने पढ़ा होगा तो 60% नंबर पहले वाले और दूसरे वाले में ला सकता है। दूसरे में थोड़ा कम भी मान लेता हूँ मैं, चलिए कुछ कुछ टॉपिक ऐसे मुझे नहीं पढ़े होंगे, तो ये मान के चलिए 120 में और सेकंड वाले में कितना, सेकंड वाले में लगभग लगभग 110 के आसपास या 100 के आसपास आपको आ ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर 220 नंबर तो आपके ये 2 में हो गए हैं, बाकी 2 पेपर हिंदी और ऐसे के थे। ठीक, तो कुल मिलाकर अच्छा पेपर था। कल के पेपर के लिए शुभकामनाएं, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।